हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेबस डिस्कस करने से पहले पेपर 1 के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट्स का। तो पहली बात तो है कि ये जो पेपर होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा, अब इसमें पहले की तरह कोई समय सीमा नहीं रह गई है। आपको दोनों पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है विदाउट एनी ब्रेक। यानी आप चाहे तो फर्स्ट पेपर को पहले सॉल्व कर सकते हैं या सेकंड पेपर को पहले सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप कोई सा भी पेपर सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। इससे यह फ़ायदा हुआ कि जो पहले प्रश्न छूटने की समस्या होती थी, अब वह बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर बात करें पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, यानी इसे 10 इकाइयों में बांटा गया है। हर एक यूनिट से 2-2 मार्क्स के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पेपर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी पूरा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। पहला एक क्वेश्चन पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता था, लेकिन यूजीसी के द्वारा इसके नेचर में कुछ चेंजेस कर दिए गए, यानी अब इसके मार्क्स भी पेपर 2 के साथ आपके टोटल में ऐड किए जाते हैं। इसलिए पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 1 का जो वेटेज होता है पूरे पेपर में वो 1/3 का होता है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट इसमें निर्धारित अंक यानी कि 33% मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका जो पेपर सेकंड है उसकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले बता दिया गया है कि इस पेपर को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यूनिट्स है हमारी शिक्षण अभिवृत्ति, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है उनको ही देखते हैं, और पूरे सिलेबस को टू द पॉइंट देखेंगे, ताकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने से बचें। सबसे पहले है इसमें शिक्षण में अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर क्या क्या है, जैसे कि स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। इसके अलावा विशेषताएं कौन कौन सी है शिक्षण की, और उसकी मूल अपेक्षाएं क्या क्या है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड टॉपिक जो है। सेकंड टॉपिक है इसमें शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा क्या क्या है, जैसे कि शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या है उनमें। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कौन कौन से तत्व जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गया, सहायक सामग्री हो गई, संस्थागत सुविधाएं हो गई, इसके अलावा शैक्षिक वातावरण, ये सभी क्या है, ये शिक्षण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियाँ, यानी जो हायर एजुकेशन में उनमें किस प्रकार से शिक्षण की पद्धतियाँ संचालित की जाती है, जैसे कि अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसके अलावा ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, जैसे कि स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शिक्षण सहायक प्रणाली। इसमें कौन कौन सी प्रणालियां हैं, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी आईसीटी के माध्यम से किस प्रकार से जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। परंपरागत कौन से तरीके हैं, आधुनिक कौन से तरीके हैं। नेक्स्ट है इसमें मूल्यांकन प्रणालियाँ, यानी मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी जैसे आपका ये यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है वो कंप्यूटर आधारित ही होती है। इसके अलावा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। इसके बाद में देखते हैं हमारी इकाई 2, यानी यूनिट 2, शोध अभिवृत्ति, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो देखते हैं कि रिसर्च में क्या क्या पूछा जा सकता है, कहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है शोध, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं। इसके अलावा ये नया टॉपिक ऐड किया गया है प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। तो ये याद रखना आपको। इसके बाद में है शोध पद्धतियाँ कौन कौन सी है, जैसे कि प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक। इसके अलावा शोध के कौन कौन से चरण होते हैं, यानी जो हमारा रिसर्च है उसके कौन कौन से स्टेप है, इसके बारे में भी जो है प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है इसमें शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, यानी जो शोध प्रबंध है, यानी जो भी आलेख लेखन है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट है इसमें शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, यानी रिसर्च करते समय हमें आईसीटी का किस किस प्रकार से प्रयोग करना होता है।
और सबसे अंतिम जो इसका रिसर्च का टॉपिक है वो है शोध नैतिकता, यानी शोध नैतिकता क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद में इकाई 3 है बोध, यानी हम इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोल देते हैं, RCB से बोल देते हैं, ये याद रखना। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको उसी से सर्च करके बताने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा इजी है, इसे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा इजी मान लेते हैं और इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इतना भी इजी नहीं होता, इसे थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको ईजी लगने लगेगा। अब जो नेक्स्ट यूनिट है इसमें इकाई 4 संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। तो इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या है, उसका प्रकार कौन कौन से हैं और अभिलक्षण क्या है संप्रेषण के। इसके अलावा प्रभावी संप्रेषण कौन कौन से हैं, जैसे कि वाचिक और गैरवाचिक, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण क्या है, इस सब बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जन मीडिया एवं समाज, तो ये इसमें संप्रेषण में 4 टॉपिक बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट को, जो कि है हमारी इकाई 5, जिसमें है सिलेबस में क्या है, इसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग और एटीट्यूड। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें एक है तर्क के प्रकार क्या हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, यानी आपको रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन होते हैं A B ऐसे करके जो दिया जाता है और उसमें जैसे D को मिस कर दिया तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कुछ जो अंक भी दिए जा सकते हैं, कोई संख्या भी दी जा सकती है जिन्हें मतलब बीच में से उन्हें मिस भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है गणितीय अभिवृत्ति, जिसमें कि अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट और औसत आदि से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। और पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि इसमें जो है इस तरह के प्रश्नों की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद में है हमारी इकाई 6 यूनिट 6। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है युक्तियुक्त तर्क, यानी लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है इसमें युक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि निगमनात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। इसके अलावा युक्ति की कौन कौन से अनुरूपताएं होती है। नेक्स्ट है इसमें वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारतीय तर्कशास्त्र, जिसमें कि ज्ञान के साधन। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रमाण, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन सब के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अनुमान की संरचना क्या है, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास क्या है, इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई 7, जो कि आंकड़ों की व्याख्या यानी DI होता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े किस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आपको एक जो है चार्ट बना दिया जाएगा, पाई चार्ट की तरह, हिस्टोग्राम या फिर टेबल चार्ट दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपको आंकड़ों का मानचित्रण करना होता है। इसके अलावा आंकड़ों की व्याख्या करनी होती है, आंकड़े और सुशासन क्या है इस बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आता ही आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इकाई 8 यानी यूनिट 8। इसमें क्या होता है, इसमें है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT। इसमें पूछा जा सकता है जैसे ICT क्या है, इसके अलावा इसकी सामान्य संक्षिप्तियाँ यानी इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है और शब्दावली कौन कौन सी है। इसके अलावा इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले क्या क्या हैं। इसके अलावा ICT और सुशासन क्या है, इन सब के बारे में
जो है आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। अब हम बात करते हैं इकाई 9 यानी लोग, विकास और पर्यावरण। तो एक थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगती है ये यूनिट, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा जा सकता है विकास और पर्यावरण के बारे में, ये क्या है। इसके अलावा मिलेनियम विकास, संपोषणीय विकास का लक्ष्य कौन कौन से और क्या होते हैं। इसके अलावा मानव और पर्यावरण समव्यवहार यानी मानव और पर्यावरण का समव्यवहार क्या है। निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पर्यावरण परक मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे कि स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट जैसे कि ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम यानी आज के टाइम में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, आर्थिक रूप से वो कितना प्रभावित कर रहा है अर्थ जगत को। इसके अलावा राजनीति पर जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इस सब बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है हमारा मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव यानी मानव के स्वास्थ्य पर जो प्रदूषक हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन, ये सब किस प्रकार के स्रोत हैं और इनके क्या है निकट भविष्य में समाप्त होने की भी संभावना है, उनको किस प्रकार से जो है संरक्षित किया जाएगा। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, कौन कौन सी प्राकृतिक जोखिम होते हैं, जैसे कि ये भूस्खलन हो गया, ये आपका भूकंप हो गया, इस तरह से। इसके अलावा न्यूनीकरण की युक्तियाँ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ये याद रखना। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फिर प्रयास, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इत्यादि, इन सब के बारे में प्रश्न बन सकते हैं। और इसमें जो है इस यूनिट में सबसे ज़्यादा करंट पूछने की संभावना रहती है। और सबसे लास्ट में हमारी यूनिट 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में उच्च शिक्षा अधिगम और शोध का उद्भव किस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट इसमें भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इसके अलावा व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा क्या है। नेक्स्ट इसमें मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा क्या है। और सबसे अंतिम जो टॉपिक है हायर एजुकेशन में वो है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो इन सब के बारे में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी यूनिट जो है 10। इस तरह से पूरा जो पेपर 1 का कंप्लीट हमने सिलेबस अभी डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।